सिनेमाया के सभी दोस्तों की खिदमत में मैं जावेद नसीम अपना आदाब, सलाम, नमस्कार और सत श्री अकाल पेश करता हूँ। और आज इस शाम मैं आपके सामने एक बहुत ही ख़ास शख्सियत को पेश करने जा रहा हूँ। इनका ताल्लुक़ हैदराबाद की नवाब फैमिली से है और ये क्या हैं, क्या करते हैं, ये सारी बातें मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। लेकिन लुत्फ़ तो जब है कि जब इनकी ज़ुबान से ही मैं इनके बारे में अपनी बातें करवाऊँ। तो आज हमारी महफ़िल में मौजूद हैं जनाब मोहम्मद रज़ा साहब। मोहम्मद रज़ा साहब के बारे में मैं इतना ही बताऊंगा कि इनका ताल्लुक़ हैदराबाद की नवाब फैमिली से है। और दूसरा जो तारुफ़ है वो ये कि जिस तारुफ़ के हवाले से आज हम और हमारे रज़ा भाई आमने सामने बैठे हैं वो है मोहम्मद रफ़ी साहब की मोहब्बत। ये भी रफ़ी साहब के न सिर्फ ये के बहुत बड़े शायदा हैं बल्कि रफ़ी साहब के गीतों को इतनी खूबसूरती से गाते हैं। रफ़ी साहब के गाने वाले तो यूँ कह लीजिए कि न सिर्फ ये कि हमारे मुल्क में बल्कि हर जगह पे, दुनिया के हर गोशे में मौजूद हैं और अपने अपने अंदाज़ में वो रफ़ी साहब के गीतों को गाकर अपनी मोहब्बत का इज़हार भी करते हैं। लेकिन उनमें कुछ ऐसे ख़ास लोग हैं कि जब रफ़ी साहब को वो गाते हैं तो रफ़ी साहब के गीतों में वो डूब जाते हैं और रफ़ी साहब की मोहब्बत वो उनकी गायकी में नज़र आने लगती है। तो इन मानों में मैं समझता हूँ कि हमारे जो रज़ा साहब हैं एक ऐसी शख्सियत के हामिल हैं, एक ऐसे ही फ़नकार हैं कि जब ये रफ़ी साहब को गाते हैं तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं रफ़ी साहब की वो मोहब्बत इनके अंदर एक तरह से तूफ़ान बर्पा कर रही है और फिर आवाज़ बनकर इनके मुँह से बाहर आ रही है। तो मिलते हैं आज के हमारे फ़नकार जनाब मोहम्मद रज़ा साहब से। अस्सलाम वालेकुम। आपकी ऑडियंस आपके सामने है और ये आपकी सिनेमाया की ऑडियंस है और मैं समझता हूँ कि आज के ये पल बड़े ही ख़ास और यादगार होने वाले हैं क्योंकि आज हम बातें करेंगे रफ़ी साहब की। क्या ख्याल है आपका? बेशक। तो इससे पहले कि हम रफ़ी साहब का ज़िक्र करें, क्यों ना पहले हम आपका ज़िक्र करें, अपने बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताइए कि आपका ताल्लुक़ कहाँ से है, कैसे है, फिर रफ़ी साहब से मोहब्बत की शुरुआत कैसे हुई, कुछ अपनी फ़ैमिली के बारे में, कुछ अपने बारे में। अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार। मेरी फ़ैमिली के बारे में मैं आपको इतना ही बता सकता हूँ कि मैं रॉयल फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ जी। और मेरी जो वालदा है सेंट्रल हज कमेटी वाइस चेयरपर्सन रह चुकी हैं। संगीत का शौक़ इसलिए मुझे आया है कि मेरे मामू जो थे मरहूम अहमद मिर्ज़ा, वो प्लेबैक सिंगर थे जी और एक्टर थे। अर्ली 70s 1973 में इनका एक पिक्चर आया था, वही रात वही आवाज़। तो बचपने से मैं उन लोगों को सुना हूँ, मेरे अंकल्स को। जी जी। तो शौक़ बढ़ते गया। मुझे पता चला कि रफ़ी साहब के गाने तो इन लोग ही गाते थे। तो असल रफ़ी साहब कौन थे मुझे बड़े होने के बाद मालूम हुआ कि रफ़ी साहब ये थे। तो अच्छा। और ज़्यादा मोहब्बत बढ़ गई मुझे संगीत से। फिर मैंने तालीम ली है उस्ताद बड़े ग़ुलाम अली ख़ान साहब के ग्रैंडसन जवाद अली ख़ान साहब से। जी, उस्ताद जवाद अली ख़ान साहब। क्या बात। तो ज़बाने से ये चल रहा है। फिर मैंने गज़ल सरा का प्रोग्राम भी करा हूँ अंडर मोहम्मद वकील। जी जी। तो चलते रहा। वकील साहब वो हमारे इनके भांजे हुए ना, मोहम्मद हुसैन के भांजे हुए। जी 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 जी। काफ़ी दिनों तक हैदराबाद में ईटीवी से भी वो ताल्लुक़ रहा। जी जी। तो फिर ये जो आपका ये जो गायकी का सिलसिला शुरू हुआ, ये कब से शुरू हुआ? ये तो बचपने से था मेरा। अच्छा। बचपने से शुरू होते होते उसको प्रोफेशनल में लेके आया मैंने। अच्छा। अपने प्रोग्राम्स को जारी रखा हूँ। ख़ास तौर रफ़ी साहब के लिए, क्योंकि रफ़ी साहब की मोहब्बत दिन पे दिन बढ़ते जा रही है। अब मैं आपको इतना बोल सकता हूँ कि सुरों तो भी रफ़ी साहब के गाने गूंज रहे हैं कान में। हाँ। और उठों तो भी रफ़ी साहब के गाने गूंज रहे हैं। क्या बात है। मेरे कान में। वाकई अगर देखा जाए तो रफ़ी साहब की आवाज़ या उनके गीत एक ऐसी चीज़ है जो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। बेशक। हम आंखें खोलते हैं तो रफ़ी साहब के गीत सुनते हैं, सुने जाते हैं तो रफ़ी साहब के गीत। रफ़ी साहब की आवाज़ का मामला ये था कि उन्होंने जितने गीत गाए हैं, इंसानी ज़िंदगी के और उसके जज्बात के जितने भी रंग हो सकते हैं वो तमाम रफ़ी साहब की आवाज़ में जैसे सिमट के आए। बेशक। एक बच्चे की पैदाइश से लेकर उसके कब्रिस्तान या शमशान जाने तक का जो सफ़र है, इस दरमियानी सफ़र के जितने भी मनाजिल हैं वहाँ पे आपको रफ़ी साहब के गीत नज़र आते हैं। बेशक। बर्थडे रफ़ी साहब। सही बोल रहे हैं।
शादी रफ़ी साहब, गम रफ़ी साहब, शादी रफ़ी साहब, बेवफाई रफ़ी साहब, वफा रफ़ी साहब, वाह। मोहब्बत रफ़ी साहब, वाह। भजन रफ़ी साहब, कव्वाली, मतलब छाए हुए हैं। बेशक से बताएं। तो यहाँ पे मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि रफ़ी साहब से आपकी मोहब्बत की ये शुरुआत हुई कैसे? क्योंकि हर चीज़ की कहीं ना कहीं एक शुरुआत होती है, देयर इज़ ऑलवेज अ बिगनिंग पॉइंट फॉर एवरीथिंग। तो ऐसा कब लगा आपको कि आपको रफ़ी साहब से ये मोहब्बत हो गई है, या आप उनके गानों को आप अपने अंदर उतारना चाहते हैं? मैं ठीक 8 साल का था। ओके। 100 से 150 बार एक ही गाना सुनता था, रिवाइंड करना, अच्छा फिर ख़त्म हुआ, फिर रिवाइंड करना, अच्छा। फिर सुनना उसको। गाना था कहाँ जा रहा है तो ऐ जाने वाले, सीमा। जी। अच्छा। तो ये सुनते सुनते मेरे दिमाग में मोहब्बत कंटिन्यू बढ़ गई उनकी। जी जी जी। बड़ा हुआ, जैसा एक जवान होता है लड़का, तो रफ़ी साहब की फ़ोटो देखना, उनकी फ़ोटो में इतनी मासूमियत थी। नहीं, वो तो मैं देख रहा हूँ कि आपने अपने घर पे भी माशाल्लाह माशाल्लाह से तस्वीर, बड़ी प्यारी सी तस्वीर लगा रखी है। आपके पीछे भी रफ़ी साहब नज़र आ रहे हैं। जी। तो शुरुआत जहाँ से हमने की, तो ऐसा करते हैं कि जो आपने अपने गानों की शुरुआत की थी फिल्म सीमा के उस गीत से, जी जी, कहाँ जा रहा है, जी। तो वहीं से शुरुआत करते हैं अपने सुनने वालों के लिए कि एक लाइन। बराबर। कहाँ जा रहा है तू ऐ जाने वाले, अंधेरा है मन का दिया तो जला दे, कहाँ जा क्या बात है, रहा। क्या बात है, क्या बात है। इस गीत की रिकॉर्डिंग के दौरान एक वाक़या हुआ था जो मैं अपने वीडियो में पेश कर चुका हूँ, शायद आप लोगों को याद होगा कि इसके आखिरी अंतरे में आकर कभी ये भी सोचा कि मंजिल कहाँ है, उसमें जो बांधे थे बंधन वो क्यों तोड़ डाले। जब रफ़ी साहब तोड़ डाले पे आए तो उनकी आवाज़ में एक हल्की सी खराश आ गई थी, बेशक। लेकिन कहा गया कि भाई आप इस गाने को रोके नहीं, रिकॉर्डिस्ट से कहा गया कि पूरा करें। रिकॉर्डिंग के बाद जब सुना गया, रफ़ी साहब को भी एहसास हुआ कि इस गाने में कहीं थोड़ी सी लफ्ज़िश हो गई है, तो उन्होंने जयकिशन जी से और शंकर जी से कहा कि ऐसा करते हैं कि इसको फिर से री रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं, हमें पता है कि यहाँ पे आपकी आवाज़ में थोड़ी सी खराश आई थी, लेकिन वो खराश उस टुकड़े को और मज़ीद ज़्यादा इम्प्रेसिव और ख़ूबसूरत बना रही है, क्योंकि लफ्ज़ तोड़ पे आके जिस तरह से आवाज़ टूटी है वो तो एक आपकी खूबी बन गई है। तो इस तरह से आप जब सुनेंगे उस गीत को तो आप महसूस करेंगे कि जब वो कहते हैं जो बांधे थे बंधन वो क्यों तोड़ डाले, ज़रा सा वो लाइन आप से वो क्यों तोड़ डाले, हाँ, कहाँ। इसी तरह से था। ये तो ये एक वाक़या हुआ था। तो बहरहाल तो ये तो उस गीत से आपकी शुरुआत हुई जी। फिर उसके बाद कई ऐसे गाने हैं जैसा कि अकेले में वो घबराते तो होंगे, क्या बात है, मिटा के मुझको पछताते तो होंगे। यहाँ पे ख़ास बात मैं आप लोगों को ये बता दूं कि अक्सर व बेशतर हम जो रफ़ी साहब के क्लोन्स को सुनते हैं, रफ़ी साहब के जो गाने वाले सिंगर्स हजरात हैं, तो बेसिकली क्या हुआ तेरा वादा, यूं ही तो मुझसे बात करती हो, पर्दा है पर्दा, उसके बाद वो क्या गाना था, दर्द दिल दर्द जिगर, इस तरह के गीतों को ही आप सुनते रहते हैं। लेकिन हमारे रज़ा साहब की ख़ास बात यह है कि इन्होंने रफ़ी साहब का वो जो बुनियादी दौर था, उस दौर में जो आवाज़ का इस्तेमाल वो करते थे, जिस तरह के वॉइस टेक्सचर का वो इस्तेमाल करते थे, इन्होंने उसे बहुत ही मजबूती से पकड़ा। और इनकी जो प्रेफरेंस रहती है वो रफ़ी साहब के उन्हीं गीतों के लिए रहती है जब रफ़ी साहब एक अलग अंदाज में अपने वॉइस को, एक यूँ कह लीजिए कि कुछ अलग ही अंदाज़ होता था उनकी उस आवाज़ का। और वो प्लेबैक सिंगिंग का एक शुरुआती दौर भी था, फिर बाद में तो बहुत सारी चीज़ें टेक्निकलिटीज़ में भी बदली। लेकिन अगर हम जिक्र करें उस दौर में जाएं तो दो एक झलक आप अगर उस दौर के गीतों की अगर आप पेश करें। एक गाना है जो मेरा बहुत ही फेवरेट है जी, वो ज़माने का ही। हाँ बिल्कुल। जैसे कि इस दुनिया में है दिल वालों, क्या बात है, दिल का लगाना खेल नहीं, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। उल्फत करना खेल है लेकिन करके निभाना
खेल नहीं। बहुत खूब, ये बहुत खूब। नहीं, मैं आपकी इसी ये जो आपका अंदाज है जो रफ़ी साहब के इस तरह के गीतों को आपने इतनी खूबसूरती से पकड़ा हुआ है कि बहुत कम सिंगर मुझे ऐसे नज़र आते हैं। इनफैक्ट मुझे तो आज के डेट में कोई ऐसा सिंगर नज़र नहीं आता, हालांकि रफ़ी साहब के गीतों के पीछे बहुत बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन वो लोग भी शायद रफ़ी साहब के इन गीतों से थोड़ा सा दूर रहते हैं, क्योंकि ये जो आवाज़ रफ़ी साहब की है इन गीतों में जी, वो कुछ अलग ही अंदाज की, एक अलग खूबसूरती थी, इतनी मेलोडी और इतना रंग था उसमें कि मेरा ख्याल है कि आप में से जो हजरात उन गीतों को सुन चुके हैं या सुनते रहते हैं, आप खुद महसूस करेंगे कि रफ़ी साहब की बाद में मैं ये कहता हूँ अपने अल्फाज में कि जब उनकी कमर्शियल आवाज़ का दौर शुरू हुआ तो वो कमर्शियल आवाज़ रफ़ी साहब की और वो जो उनकी क्रिएटिविटी वाली वॉइस थी, उनकी जो बुनियादी वॉइस थी, जी, दोनों के दरमियान गर्चे उन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ एक ब्रिजिंग तो किया, जी। लेकिन वो समझने वाली आवाज़ थी। अगर रफ़ी साहब को, अगर मैं अपने जुमले में बोलूं, अगर रफ़ी साहब को कोई समझ गए तो संगीत से क्या समझे। मैं तो समझता हूँ कि रफ़ी साहब को समझने के लिए संगीत का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। और बेशक, ये भी बात सही है। एक हमारे जानने वाले हैं और उस्ताद हैं वो संगीत के, उनका कहना था कि रफ़ी साहब जो थे वो एक महासागर की तरह थे और जो भी उस दौर के सिंगर थे, आज के सिंगर हैं, अपने अपने रंग में सभी परिपूर्ण हैं सब, लेकिन सबों की अपनी अपनी कुछ बंदिशें हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं। रफ़ी साहब अथाह सागर थे बेशक। और हम लोग इतना कुछ सीखने के बाद और जानने के बाद भी जब उस तरफ निगाह डालते हैं तो ऐसा लगता है कि हम तो अभी साहिल पे खड़े हैं, अभी तो समंदर में पाँव रखना बाकी है, अभी तो उतरना बाकी है, अभी तो डूबना बाकी है, तैरने की बात तो जाने दीजिए। बेशक से, क्योंकि रफ़ी साहब एक ऐसा समंदर है कि जिसमें उतरने के बाद आप डूब तो सकते हैं, तैर के बाहर नहीं आ सकते। बेशक से बोल रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। अगर हम देखें तो वाकई खुदा ने उन्हें जो आवाज़ दी थी, जो अंदाज़ दिया था, जो असर दिया था, वो कुछ ऐसा ही था। और यही वजह है कि उनके जाने के 45 सालों के बाद भी हम उन्हें याद कर रहे हैं और हमारी आंखें अश्कवार हो जाती हैं जब उनका जिक्र आता है। और मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि कशिश वही है गीतों में तुम्हारे आज भी, लेकिन ये पहले फूल बरसाते थे अब दामन भिगोते हैं। तो जब तक ये संगीत की दुनिया कायम है, रफ़ी साहब की यादें हमारे दिलों को ऐसे ही बरमाती रहेंगी। आज हम बातें कर रहे हैं रज़ा साहब से, तो रज़ा साहब कुछ अपने जज्बात आप शेयर करें हमारे देखने वालों के साथ। जज्बात मेरा इतना ही है कि दिन पे दिन मोहब्बत लगातार नज़दीक होते जा रही है रफ़ी साहब से। अच्छा, रफ़ी साहब ही क्यों? रफ़ी साहब एक तो बहुत ही बेहतरीन इंसान, जी, उसके ऊपर जो है सिंगर जो हर किस्म का गाना गाए और ऐसा गाए कि दिल में बस जाते, दिमाग में बस जाते हो। फिर सेकंड चीज़ क्या है बोले तो आप कि रफ़ी साहब की जो हमारे से मोहब्बत है, जो लोगों की आपकी है, हमारी है, सब जी, वो एक ही दौर में आके उतरती है उनकी इंसानियत। बिल्कुल। क्योंकि मैं जब भी गाता हूँ, जैसा कि मैं आपको थोड़ी देर पहले भी बोल रहा था कि रफ़ी साहब के पुराने गाने, जो रफ़ी साहब की मोहब्बत बोल रहा हूँ मैं आपको, जी, जैसा कि दिल को हुआ तुमसे प्यार, ये गाने हैं। फिर अगर जुगनू पीछे रहा था भाई, ऐसा है कि आप इन गानों का जिक्र करके हमारे देखने वालों को थोड़ा सुलगा रहे हैं, क्योंकि इतनी खूबसूरती से आप इन गानों को गा रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपके दिल में तो ये ख्वाहिश हो रही होगी कि भाई यहाँ तो कोई कॉपीराइट का मसला नहीं है, यहाँ जावेद साहब इनको पूरा गाना क्यों नहीं गवा रहे हैं। तो थोड़ा इंतज़ार कीजिए, थोड़ी बहुत झलक तो पेश करेंगे। तो आज जैसा कि आप देख रहे हैं कि रज़ा साहब कितनी खूबसूरती के साथ रफ़ी साहब की मोहब्बत में न सिर्फ ये कि डूबे हुए हैं, बल्कि उनके गीतों को कितनी शद्दोमत के साथ, कितनी मोहब्बत के साथ पेश करते हैं। तो सबसे बड़ी जो अच्छी बात इनकी लगती है कि ये महज गीतों को गाते नहीं हैं, रफ़ी साहब के गीतों को ये जीते हैं। बेशक। तो इसी ज़मन में आगे की तरफ बढ़ते हुए हम चाहेंगे कि आप कोई ऐसा नगमा, बल्कि आप चाहें तो हारमोनियम भी आप ले सकते हैं। अगर हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लीजिए साहब, थोड़ा सा हम लोग
माहौल को बदलते हैं और इन्हें हारमोनियम के साथ हम सुनते हैं। एक छैला बाबू पिक्चर आया था। जी 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 जी, तेरे प्यार ने मुझे गम दिया। क्या बात है, क्या बात है। तेरे प्यार ने मुझे गम दिया, तेरे गम की उम्र दराज हो। क्या बात है। वो ज़माना खुदा करे तेरे प्यार पर मुझे नाज हो, तेरे प्यार। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। ये एक है। क्या बात है, क्या बात है। वही तो क्या ही बेहतर हो कि आप 2-3 गानों को लगातार थोड़ा थोड़ा सा हमारे देखने वालों के लिए पेश करें ना। चलिए मैं आपके लिए ये भी कर लेता हूँ। मेहरबान लिखो हसीना लिखो या दिलरुबा लिखो, हैरान हूँ कि आपको इस खत में क्या लिखूं। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। वाह, ये तो उनके रोमांस जी वाली आवाज़ का एक था। तो अगर उनकी भजन की तरफ हम आए तो कोई भजन का कोई ऐसा जो आप भजन का भी आपको सुना दूंगा, बिल्कुल। अगर हनरिंग के जरा। हाँ ठीक है, बिल्कुल। माना तड़पत हरे दर श्रन को। क्या बात है। ये है। क्या बात, क्या बात, वाह वाह। भाई रज़ा भाई, आपकी आवाज़ के, आपकी गायकी के जो रंग सामने आ रहे हैं तो ऐसा लगता है कि महज इस टॉक शो से दिल नहीं भरेगा, ना मेरा ना हमारे देखने वालों का। ऐसा लगता है कि अब आपके लिए ख़ास महफिल से। मगर मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूँगा, मैं रफ़ी साहब के बाद आपका भी फ़ैन। अच्छा, मेहरबानी आपकी। वो इस वजह से क्योंकि बहुत अच्छे इंसान हैं आप, और आप रफ़ी साहब से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, तो आप भी वैसी मोहब्बत वाले इंसान हैं। देखिए, ऐसा है कि मैंने कभी कहा था एक मौके पे, किसी ने मुझसे कहा था कि रफ़ी साहब से आप कितनी मोहब्बत करते हैं, तो मैंने यही कहा था कि मेरे जिस्म में 2 ही चीज़ें गर्दिश करती हैं, या तो मेरा खून या रफ़ी साहब की मोहब्बत। तो मोहब्बत के 2 ही रंग होते हैं कि आप जब किसी से मोहब्बत करते हैं तो या तो उसके बन जाइए या उसे अपना बना लीजिए। बेशक। तो मैंने यही किया है कि मैं रफ़ी साहब का हो गया हूँ और रफ़ी साहब को मैंने अपना बना लिया है, और शायद हो सकता है कि वही मोहब्बत की जो शिद्दत है वो हम लोगों की बातों में नज़र आ रही होगी आप लोगों को। वैसे मैं आपको बताऊँ कि रफ़ी साहब के चाहने वाले तो दुनिया के हर गोशे में हैं जी, और एक से एक बढ़कर चाहने वाले हैं। बेशक सही बोल रहा है। जब ऐसे लोगों से मेरी मुलाकात होती है, उनसे बातें होती हैं, तो फिर ऐसा लगता है कि मैं तो उन लोगों की मोहब्बत के सामने बिल्कुल एक ज़र्रे से भी कमतर हूँ। लेकिन मोहब्बत में कुछ कम कुछ ज़्यादा नहीं होता, मोहब्बत तो मोहब्बत होती है। तो हर शख्स रफ़ी साहब से अपने अपने तरीक़े से मोहब्बत कर रहा है। बेशक सही। कोई गा कर रहा है, सही बोल रहा है। कोई बजा कर रहा है, 100%। कोई लिख कर रहा है, कोई बता कर रहा है। तो आप सिंगर हैं, आप तो रफ़ी साहब के गीतों को बड़ी आसानी के साथ गा के सुना रहे हैं और हमारे देखने वाले महसूस भी हो रहे हैं। लेकिन चूँकि मैं सिंगर नहीं हूँ तो मैं तो रफ़ी साहब पे कभी कभी थोड़ी बहुत चीज़ें लिख लेता हूँ, तो मैं लिख कर ही अपनी मोहब्बत का इजहार करता हूँ। मगर आपकी मोहब्बत पक्की है।
अब मोहब्बत का पक्का होना ज़रूरी है ना, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि मोहब्बत का रंग अगर कच्चा हो तो मोहब्बत वाकई नहीं रहती है। 100% सही है। तो मैंने एक मौके पे कहा था कि दुनिया में अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी बनाई हैं जिसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। उस हवाले से मैंने कहा था कि एक ज़मीं, एक चाँद, एक सूरज और नगमों का खुदा एक रफ़ी। बेशक सही बोल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। एक ज़मीं, एक चाँद, एक सूरज और नगमों का खुदा एक रफ़ी, तुझसे पहले न तेरे बाद कोई, गर कोई है तो फ़कत एक रफ़ी। वाह। अगर कोई है तो फ़कत एक रफ़ी। और जैसा कि आप जानते हैं कि अब बस हफ्ते भर बाद हम लोगों की ज़िंदगियों में वो दिन आने वाला है जिसका हम लोगों को बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था। और ये दिन दो मानों में बहुत ही ख़ास है, ये तारीख़ बहुत ख़ास है, 24 दिसंबर जी। क्योंकि 24 दिसंबर 1924 को रफ़ी साहब की पैदाइश हुई थी। जी। तो एक तो ये ख़ास दिन हो गया जी। और इस ख़ास दिन की और ज़्यादा अहमियत यूँ बढ़ जाती है कि इस साल 24 दिसंबर 2024 को रफ़ी साहब की सालगिरह के 100 साल पूरे होने जा रहे हैं। और इस तारीख़ ने यूँ कह लीजिए कि पूरी दुनिया में एक सेलिब्रेशन की सूरत अख्तियार कर ली है। बेशक सही। एक जिस तरह से हमारे यहाँ दिवाली और शब बारात और ईद और बकरीद हुआ करते हैं, दुर्गा पूजा, इस तरह के त्यौहार हुआ करते हैं अलग अलग मज़ाहिब के, और उनकी एक सेलिब्रेशन होती है। तो वैसे ही कहीं ना कहीं दशहरा और दिवाली और ईद और बकरीद की तरह से ये जो 24 दिसंबर आ रहा है, ये भी एक सेलिब्रेशन के रूप में लोग इसे मना रहे हैं। और न सिर्फ ये कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, बल्कि दूसरे मुल्कों में भी, यहाँ तक कि अमेरिका, न्यूयॉर्क वगैरह से भी खबर आई है, सिडनी वगैरह से, कि वहाँ भी रफ़ी साहब के इस दिन को ख़ास तौर से सेलिब्रेट किया जाना है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और 24 दिसंबर 1924 के हवाले से मैंने कभी कहा था कि तारीख़ थी 24 की, 24 का सन था, उतरा था आसमां से, ज़मीं उसका वतन था। तारीख़ थी 24 की, यानी कि 24 दिसंबर सन 1924। तो तारीख़ थी 24 की, 24 का सन था, उतरा था आसमां से, ज़मीं उसका वतन था। वो शख्स अपनी ज़ात में एक गंगो जमन था, फूलों पे खाक डालिए, वो ख़ुद में चमन था। वाह। तो ये है मेरे जज्बात रफ़ी साहब के लिए। और आप ख़ुद सुन रहे हैं कि हमारे सामने, यूँ समझ लीजिए कि आज दो शहदाइयों का आमना सामना हुआ है। एक तरफ मैं हूँ, दूसरी तरफ आप हैं। तो कोई ऐसा गीत जो आपके दिल के बहुत करीब हो? वैसे तो रफ़ी साहब का कोई गाना अपन बोल ही नहीं सकते कि ख़राब है, वो तो है, वो तो मगर उसमें से एक गाना मेरे को बहुत पसंद है, सुहानी रात ढल चुकी। क्या बात है, क्या बात है। तो एक लाइन, चूंकि ये गाना रफ़ी साहब को भी बहुत पसंद था, इसलिए मैं कहूँगा। जी, मगर मुझे भी पसंद है। हाँ, तो फिर आप, मगर आप थोड़ी देर पहले बोले कि रफ़ी साहब के फ़ैन कई लाखों करोड़ों की तादाद, मगर वो ये करोड़ों के ऊपर मेरे पहला नंबर रहेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। यानी कि मेरा नंबर दूसरा रहेगा। नहीं, आपका भी नंबर 1 पे रहेगा, क्योंकि हम दोनों एक ही टाइप के हैं। क्योंकि रफ़ी साहब की शायदाई नहीं, इसमें रफ़ी साहब की शायदाइयों का जिक्र करें तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ये कहना बिल्कुल नामुमकिन है। ये कह सकते हैं कि हाँ, ये पहली सफ़ में है और ये दूसरी सफ़ में है। बेशक। तो बहरहाल मैं अगर आखिरी सफ़ में भी हूँ तो अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि मैं एक ऐसे इंसान का शायदा हूँ जिसका ज़माना शायदा है। तो सुहानी रात ढल चुकी। तड़प रहे हैं हम यहाँ, तड़प रहे हैं हम यहाँ, तुम्हारे इंतज़ार में, तुम्हारे इंतज़ार में ख़िज़ा का रंग आ चला है, मौसम बहार में ख़िज़ा का रंग आ चला है, मौसम बहार में, मौसम बहार में। ये क्या बात, क्या बात। मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि आप सामने बैठे हैं तो मैं आपसे
किन किन गीतों की फरमाइश करूं, क्योंकि मेरे जहन में एक खलबली सी मची और इतने सारे गीतों के मुखड़े मेरे जहन में आ रहे हैं कि सोच रहा हूं कि मैं आपसे क्या कुछ सुन लूं और क्या कुछ मैं आप लोगों को सुनवा दूं। लेकिन बहरहाल ऐसा है कि ये जो आज की हमारी मुलाकात है ये आखिरी नहीं है, पहली तो है, लेकिन ये सिलसिला हमारा चलता रहेगा और अक्सर व बेशतर हम रज़ा भाई को लेकर बैठा करेंगे। इसमें क्या है कि आप लोगों की राय का भी मुझे इंतज़ार रहेगा, क्योंकि आप लोग भी हमें बताएं कि ये जो आज की हमारी जो बैठक है, नशिस्त है, कैसी लगी और इनके गाए हुए गीत आपको कैसे लगे, या कोई ऐसा नगमा जो आप लोग ख़ास तौर से सुनना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा ताकि हम आपकी फरमाइशों को भी पूरा कर सकें। यूँ समझ लीजिए कि ये पॉडकास्ट की तरह से एक लाइव शो हम करेंगे कि जिसमें हम आपकी फरमाइशों को इनकी आवाज़ में आप लोगों तक पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह। कोशिश हमारी इसी बात की होगी, तो इसलिए ये सिलसिला जारी रहेगा। और मैं समझता हूं कि आप लोगों का वक्त काफ़ी ले चुका हूं और अब चूँकि 24 दिसंबर सामने है तो मसरूफियत काफ़ी बढ़ी हुई है और उस हवाले से भी अब दूसरे भी काम हैं जिसकी तैयारियां करनी हैं, तो मिलते रहेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन चलते चलते मैं रज़ा भाई आपसे कहूँगा कि हमारे दर्शकों के लिए कम से कम एक गीत का एक फुल स्टैंजा आप सुनाएं। है मेरे ख्वाब के ताबीर मेरे जाने ग़ज़ल, वाह, जिंदगी मेरी तुझे याद किए जाती है। क्या बात है। रात भर मुझको सताता है तसव्वुर तेरा, दिल की धड़कन तुझे आवाज़ दिए जाती है। आ मुझे फिर उन्हीं हाथों का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नज़ारा दे दे, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। क्या बात है। दोस्तों, आप रज़ा भाई को बिल्कुल ड्राई वॉइस में सुन रहे हैं, ना कोई साज है, ना कोई मिक्सिंग है, ना कोई मर्जिंग है, बस हम लोग बैठे हैं, रफ़ी साहब का जिक्र हो रहा है और ये अपनी बिल्कुल ड्राई वॉइस में, ओरिजिनल वॉइस में ये नगमे पेश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम एक बहुत अच्छी महफिल का एहतमाम करेंगे और फिर रज़ा भाई को बिल्कुल पूरी तरह से इनके रंग में हम आप सुनाएंगे। लेकिन एक बात मैं आपसे शेयर करूं, जब मैं ऐसे लोगों को सुनता हूं ना, बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि अल्लाह ने लिखने का हुनर तो दे दिया, लेकिन काश अल्लाह ने ऐसी आवाज़ भी दी होती कि मैं रफ़ी साहब के गीतों को अपनी मोहब्बत से मजबूर होकर, विभोर होकर मैं भी पेश करता, लेकिन मैं गा नहीं सकता ना, तो इसलिए बोल के ही अपनी भड़ास निकाल लेता हूँ। मुझे एक वाक़या याद आ गया जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आप में से बहुत बेशतर लोग ये जानते होंगे कि प्लेबैक सिंगर मोहम्मद अज़ीज़ साहब ये हमारे बहुत अच्छे दोस्तों में थे और अक्सर व बेशतर हम लोग बैठते थे, इसी तरह की महफिलें जैसे आप देख रहे हैं हम लोग सजाते थे और जिसमें वो रफ़ी साहब के नग़मों को पेश करते थे। कभी कभी मैं उनसे फरमाइशें करता था कि वो गाना सुनाइए, वो गाना सुनाइए, तो वो कहते थे कि यार जावेद भाई आप मेरा इम्तहान लेते हैं क्या, आप ऐसे ऐसे गानों को फरमाइश करते हैं जो कोई नहीं करता। मैंने कहा नहीं, इसलिए कि मैं महफिल में बैठा आपसे फरमाइशें नहीं कर रहा, मैं आपके घर में बैठकर आपसे फरमाइश कर रहा हूँ और ये ज़ाती एक महफिल है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो आप किसी के लिए नहीं गाते वो आप यहाँ गाएँ। वाह। एक मौके पे मैंने उनसे कहा, भी गीत गुनगुना रहे थे, बहुत ही आम सा, बहुत ही फैमिलियर है वो गीत, जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं, फिल्म ताजमहल का। जी जी। तो जब ये गा रहे थे तो मैं ध्यान से सुन रहा था। उसके बाद मैंने कहा कि यार ये गाना जो है ये बड़ा खूबसूरत गाना है। ये बोले नहीं, खूबसूरत तो है लेकिन बड़ा ख़तरनाक है। बेशक से बोल। तो मैंने कहा क्यों, क्या इसमें सिंग विंग लगे हुए क्या? बोले अरे जावेद भाई आपको पता नहीं है, रफ़ी साहब का हर आसान से आसान लगने वाला गाना भी बहुत ख़तरनाक होता है और हम लोग जब बैठते हैं ना
रफ़ी साहब के गीतों को लेकर, तब बात समझ में आती है कि उन्होंने किस किस गीत में क्या क्या हरकतें दिखाई हैं, कैसी कैसी बारीकियाँ, कैसी कैसी मुर्कियाँ, कैसी कैसी एक्सप्रेशन है जो हम लोगों के बस की बात नहीं है। और वो हमेशा बॉस कहते थे रफ़ी साहब को, कि बॉस की अगर हम बात करें ना, तो कोई अगर रफ़ी साहब के अंदाज में रफ़ी साहब की तरह अगर 5% भी गा लेगा, बेशक से तो वो दुनिया का बहुत बड़ा सिंगर कहलाएगा। तो मैं हंस पड़ा, मैंने कहा कि अगर रफ़ी साहब को 5% गाने वाला दुनिया का बहुत बड़ा सिंगर कहलाएगा, तो फिर आप कितने परसेंट पे? भाई माशाल्लाह, नाम तो आपका भी बहुत है, सही बात, एक बहुत ही प्रोमिनेंट सिंगर की हैसियत से। बल्कि मैं तो समझता हूँ कि रफ़ी साहब के बाद आप पहले प्लेबैक सिंगर हैं जो इतने जानकार हैं। तो आप ख़ुद को कितने परसेंट पे मानते हैं? तो हंस के बोले, अरे यार मैं तो अभी 1 से 1.5% पे पहुँचा हूँ, वो तो समंदर है, उनकी क्या बात है। तो ये था रफ़ी साहब की आवाज़ का मामला। और जहाँ तक शख्सियत की बात है, तो मैंने अपने वीडियोज़ में हमेशा इस बात की कोशिश किया है कि इस आवाज़ के पीछे जो एक इंसान खड़ा है, मैं उनसे भी आपको रूबरू करवाऊँ। इसलिए मैं अक्सर व बेशतर रफ़ी साहब का ज़िक्र, उनकी शख्सियत का ज़िक्र, उनकी सखावत का, उनकी नजाबत का ये ज़िक्र मैं करता रहता हूँ। तो दोस्तों, चूँकि हम सब रफ़ियंस हैं, आप यहाँ पे हज़ारों की तादाद में जो देख रहे हैं, आप भी उसी फैमिली का हिस्सा हैं। मैं भी उसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ जिसे हम रफ़ियन के नाम से बुलाते हैं, क्योंकि जिस तरह से धर्म, जाति, क्रीड, ये बरादरी और ये सारी चीज़ें होती हैं, वैसे मैं मानता हूँ कि रफ़ी साहब के चाहने वालों की भी अपनी एक बरादरी है, अपनी एक कम्युनिटी है। और इस कम्युनिटी का नाम रफ़ियन कम्युनिटी है, जिसमें आकर, जिस छत के नीचे आकर हम सब हर तरह की धर्म से, मज़हब से, जाति से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। हम सिर्फ़ और सिर्फ रफ़ियन रह जाते हैं। और यही वजह है कि जब कभी कोई प्रोग्राम होता है, वहाँ पे रफ़ी साहब के गीत गाए जाते हैं, तो उसे सुनने के लिए और प्रशंसा करने के लिए हर धर्म, हर जाति के लोग वहाँ मौजूद होते हैं। तो किसी ने कहा था कि रफ़ी साहब जो थे वो एक तरह से इंसानियत के पैगंबर थे। पैगंबर नहीं, पैगंबर। तो वाकई उन्होंने जो इंसानियत का दर्स दिया है, जो मोहब्बत दिया है, अगर हम उस पर चल सकें तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात होगी। और आने वाले 24 दिसंबर के लिए हम सब उस दिन को सेलिब्रेट करें। और सेलिब्रेट सिर्फ उनके गाने गा कर ना करें, बल्कि उनकी रूह के लिए कुछ ऐसा काम करें, कुछ ऐसे वेलफेयर का काम करें, कुछ ऐसे दान पुण्य का काम करें, कोई ऐसी नेकी करें कि जिसके हवाले से हमारी वो नेकी वो रफ़ी साहब के खाते में लिखी जाए, उसका सवाब रफ़ी साहब की रूह को मिले। तो इसी बात के साथ मैं आज का ये प्रोग्राम ख़त्म कर रहा हूँ और मिलेंगे फिर। मैं ख़त्म करने से पहले एक बात बोलना चाह रहा था आपको जी। कुछ मिनटों पहले आपने कहा कि मुनाज़िज़ जी, मोहम्मद अजीज़ साहब जी 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 मरहूम, तो जो बात तुझ में है वो गाना ऐसी चीज़ है कि बहुत मुश्किल का काम है वो, क्योंकि सिंगर सुनने में बड़ा आसान लगता है। जैसा कि स्टार्टिंग ही सही नहीं होंगी उसकी, तो बीच अदर उसको गिरना ज़रूरी है। तो उसमें जो बात तुझ में है, तो ये सही ऐसे ही मुझे गीत अभी आपके कहने पे याद आ गया। हालांकि वो बहुत, उसमें सिर्फ सारा एक्सप्रेशन, बस कमाल जो है एक्सप्रेशन का ही है कि शुरुआत में ही है, फिर मिलोगी कभी। मेरा फेवरेट गाना जिस तरीके से रफ़ी साहब ने फिर कहा है ना, वो फिर ही जो है वो क़यामत ढा देता है। ऐसा है ना वो भी, फिर मिलोगे कभी, इस बात का वादा कर लो। क्या बात, क्या बात। हमसे एक और मुलाकात का वादा कर लो। बहुत खूब। तो ये गाने हैं, बहुत सारी यादें, बहुत सारे गीत, बहुत सारे नगमात। किस किस का जिक्र करें, कितना जिक्र करें, क्योंकि जब रफ़ी साहब की बात आती है तो मैं यही कहता हूँ कि क्या कहें, कितना कहें, कैसे। रफ़ी साहब के पीछे और एक का भी हाथ है मेरी ज़िंदगी में जी। वो मेरी माँ का है जी। उन्होंने बचपन से कहा कि अगर रफ़ी साहब को आप गा रहे हैं तो सही गाओ, सुनो। बिल्कुल सुनो, सीखना अलग बात है, सुन के गाना अलग बात है। बिल्कुल बिल्कुल। तो रफ़ी साहब का गाना गा रहे हैं, आज लोग गा रहे हैं, एक से एक है, मगर वो फील नहीं है, वो बात नहीं डाल सक रहे हैं। उसकी वजह यह है कि लोग आज समझ रहे हैं कि क्लासिकल हम सीख गए तो हर चीज़ आ जाएगा। ये मुकम्मल बात नहीं है।
आप सीख जाइए, राग रागनियाँ सब सीख जाइए, मगर फील नहीं होगा। देखिए, मैं समझता हूँ कि रफ़ी साहब के गीतों को गाने के लिए सबसे पहले तो रफ़ी साहब से मोहब्बत ज़रूरी है। एग्जैक्टली। क्योंकि जब तक आप रफ़ी साहब से मोहब्बत नहीं करेंगे, रफ़ी साहब को समझेंगे नहीं, तब तक वो बात आपकी आवाज़ में आएगी ही नहीं। इसलिए मैंने कहा ना, रफ़ी साहब को समझना ही बिल्कुल, गाना सीखना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर समझेंगे तो गाना आएगा जी, एकदम जाके गाएंगे आप तो वो गाना नहीं गाना। और ये भी आपने सही कहा कि आजकल के जो गाने वाले हैं, ख़ास तौर से जो रफ़ी क्लोन्स हैं जी, वो क्या कर रहे हैं कि बस 10-20-50 गाने रफ़ी साहब के रट्टा मार लेते हैं। बेशक से। और जाने के बाद वो स्टेज पे, अब बेसिकली क्या हुआ है कि आजकल के जो सिंगर्स हैं ना, वो हाई पिच में गाने को रफ़ी साहब समझते हैं। अरे वाह, क्या बस हाई पिच में आप गा दीजिए, आप रफ़ी साहब को गा रहे हैं। सही बात। रफ़ी साहब ये नहीं है। रफ़ी साहब जो एक पूरे इंस्टीट्यूट का नाम है, एक बहुत बड़ी आवाज़ की इंस्टीट्यूशन। सही बात बोल रहा है। और उनमें सबसे बड़ी बात है कि रफ़ी साहब के कलर्स को पाना तो बहुत दूर की बात है। मैं तो दावे के साथ कहता हूँ कि अल्लाह ने जो रंग उनकी आवाज़ में दे दिया था, वो रंगत तो किसी और को मिली ही नहीं है। लेकिन पाना तो बहुत दूर की बात है, समझने के लिए भी आपके अंदर संगीत का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तभी आप रफ़ी साहब की रंगत को समझ पाएँ। बेशक से। और यही वजह है कि लोग ऐसे यूं ही कहते हैं कि वो जिस भी अदाकार की आवाज़ में गाते थे, पर्दे पे ऐसा लगता है कि वही गा रहे हैं। ये बातें बहुत कही गई हैं, बहुत बार कही गई हैं, और सबने कही हैं। सही बोल रहा है। लेकिन एक बात जो मैं कहना चाहता हूँ इस ज़मन में, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था, कि ऐसा नहीं कि सिर्फ अदाकारों के लिए रफ़ी साहब अपनी आवाज़ बदल लेते थे, कंपोजर्स के लिए भी रफ़ी साहब अपनी आवाज़ का इस्तेमाल कंपोजिशन के हिसाब से करते थे। क्या बात कही आपने। क्योंकि अगर आप देखेंगे नौशाद साहब की कंपोजिशन, वो रफ़ी साहब की आवाज़ उसमें अलग नज़र आती है, टेक्सचर जो है वो अलग नज़र आता है। एस.टी. बर्मन साहब के लिए अलग नज़र आता है, शंकर जयकिशन जी के लिए अलग नज़र आता है। इस तरह से रवि साहब, तो यानी कि हर मौसीक़ार के लिए रफ़ी साहब की वॉइस का जो टेक्सचर होता था, उस कंपोज़र की पसंद और काम के मुताबिक होता था। वाह वाह वाह। और उस चीज़ को मेंटेन करते हुए फिर उसमें अदाकारी और अदाकारों के अंदाज को ढाल देना, ये रफ़ी साहब क्या शान है अल्लाह की, ऐसे इंसान को पैदा किया। ये रफ़ी साहब का कमाल था। क्योंकि ऐसे बहुत सारे गीत हैं जो आप देखिएगा कि अब जैसे मेरा यार बना है दूल्हा और फूल खिले हैं दिल के, चौदहवीं का चाँद। जी जी। अब एक तरफ चौदहवीं का चाँद हो या आफ्ताब हो, ये गाना आप मुझे दिला दिए याद, तो आपके लिए ये गाना गाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक लाइन। जुल्फे है जैसे कांधों पे बादल झुके हुए। क्या बात है, वाह 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 वाह। आंखें है जैसे मैं के प्याले भरे हुए। मस्ती है जिसमें प्यार की तुम वो शराब। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। चौदहवें का चांद हो। तो मैं वही कह रहा था कि अब देखिए, एक तरफ गुरुदत्त के लिए ये इतना रोमांटिक गाना कि जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिला, दूसरी तरफ वो गा रहे हैं जब महफिल में मेरा यार बना है दूल्हा। और एक जगह पे आकर, एक आपने देखा होगा, याद होगा आप लोगों को, कि महफिल में एक बूढ़ा शख्स 70+ दाढ़ी वाड़ी रखे हुए, उनकी मिमिक्री रफ़ी साहब ने की है। ऐसा लग रहा है वो गा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो गा रहे हैं। उसी तरह से एक और फिल्म में एक गीत था जो कि राधा कृष्णन के लिए रफ़ी साहब ने आवाज़ को बिल्कुल ही बदल लिया था। तो इस तरह से मैं ये कहता हूँ कि ऐसे मिमिक्री का लफ्ज़ आता है तो लोग इसे ख़राब अंदाज में सोचते हैं कि किसी को ये लेकिन मिमिक्री करना भी ये एक बहुत बड़ा आर्ट है जो हर शख्स नहीं कर सकता। और मैं समझता हूँ कि आवाज़ के ज़ुमरे में जहाँ तक गायकी की बात आती है, रफ़ी साहब से बड़ा मिमिक्री आर्टिस्ट कोई भी नहीं है दुनिया में। आप जुगनू उठा के देखिए पीछे, कोई भी नहीं। जैसे कि वो एक लाइन है, यहाँ बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है, मोहब्बत करने वालों का तड़पना किसने देखा है, यहाँ बदला। तो आप देखिए आवाज़ों में। भाई मुझे मजबूर मैं हूँ आपकी तारीफ़ करने के लिए कि वाकई आप जब उस दौर के गानों को आप अदा करते हैं तो वाकई लुत्फ़ आ जाता है। बस अल्लाह का करम है। तो
मैं समझता हूँ कि काफ़ी गुफ्तगू हो गई। अब देखिए ना, ख़त्म करते करते फिर हम एक अलग दौर में चले गए, क्योंकि ये जिक्र ही ऐसा और एक ऐसे शख्स का जिक्र है कि 24/7 इनके बारे में बातें की जा सकती हैं। तो इससे पहले कि फिर हम लोग मूड में आ जाएं, फिर एक और नई गुफ्तगू की शुरुआत कर दें, मैं चाहूँगा कि आज आप लोगों से मैं इजाज़त लूँ। तो मेरे साथ साथ हमारे रज़ा भाई, हम दोनों की जानिब से आप तमाम देखने वालों की खिदमत में बहुत सारा प्यार, बहुत सारी खुलूस भरी दुआएँ, और आप तमाम लोगों को 24 दिसंबर का ये साल, ये तारीख़ बहुत बहुत मुबारक हो कि जिस दिन हमारे मोहम्मद रफ़ी साहब 100 साल पूरे कर लेंगे। तो तमाम लोगों को खुदा हाफ़िज़।